चल। हाँ तो बाबूजी लंबरदारा बता रहा था कि शहर में कोई नया स्प्रे आया है, फसल की कटाई का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कल शहर हो ही आऊँ। वीर जी तुसी क्यों जानते हो, मैं जाके ले आना। और तू पिंकू नाल बैठ के दूध पी, वो तेरे बस का काम नहीं है। जगी जिंदगी के जाने में कोई हर्ज नहीं, जान दे उसको। छड्डो बाबूजी, वो कुछ का कुछ ले आना है इसने, नक पहुंचना तो आता नहीं, खेत संभालने की गल कर रहे हो तुसी। महावीर सिंह अपने बड़े बेटे जोगिंदर, बहू मनप्रीत, पोते पिंकू और छोटे बेटे राजेंद्र के साथ गुरदासपुर में रहता था। उनके घर में जोगिंदर की ही मर्जी चलती थी, जिससे राजेंद्र मनी मन चिढ़ने लगा था। आखिर राजेंद्र ने जोगिंदर की गैर मौजूदगी में अपने दादा की वसीयत के अनुसार जमीन का बंटवारा करने का निश्चय कर लिया। घर में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जमीन का बंटवारा तो मैं कोई गलत काम किया? जमीन मेरी, मैंने रख ली। गलत काम तो होया मेरे भाई, चंगी जमीन आप रख ली, बंजर जमीन जोगिंदर दे पत्थे मर दी। ओ पटवारी, तेरा काम है कागज बनाना। बाबूजी ने खुद अंगूठा लगाया इन कागजों पे, और मुझे मेरे कागज मिल गए, तुझे तेरे पैसे। उन जाए तो भाषण सुनाने चला, चंगी जमीन। चल बाबूजी, घर चलो बाबूजी। हुण की सोचन लगे हो? ओए जिंदी पुत्र, ओए जगी का राह तो देख लेना था। जब वीर जी ने बीजी दे सारे कहने बेचे तो मेरा रास्ता देखा था। क्यों वे राजी बोल तो एवें बोल रहा है जिवें तेरी पढ़ाई दा खर्चा ते पीपल वाली चुड़ैल देंदी सी। पीछे ते गहने ना बेचते तो क्या तेरा पाई खुद को बेचता? वाह परजाई जी वाह, तेरा आदमी गलत काम करे थे कानून, और मैं कानूनी काम भी करा थे गलत। जो जमीन मेरी थी मैंने ले ली, और मैं छोटा नहीं रहा परजाई जी जो वीर जी का हर हुक्म माना। नहीं वे वड्डा सियाना हो गया तू ते। हार तोड़ा इतने, और जब फसल पकी ते खेत तेरा, तो पहले क्यों नहीं ले लेता सी? देख परजाई, आदमी दे विच दखल ना दिया कर। जो गल करनी होगी वीर जी करांगे, मैंने निपट लेना है। ओए प्रीतो, इस बार तो कमाल हो गया। ऐसी खाद लेकर आया हूं शहर से कि जब फसल उगेगी तो पूरा पिंड जल के राख हो जाएगा, राख। और बोलेगा कि जमीन से सोना तो एक ही जट निकाल सकता है, और वो है जोगिंदर। वो घर में बड़ी चुप्पी आज, सब जल्दी सो गए और तू भी एकदम चुप है। भाई गल की है? तू रोटी खा ले तो बोलूं। भाई वाह, तू तो सौ रब दी। भाई मैं तो ठहरा जट, सिर्फ गेहूं उगाता हूं, पर तू जादूगरनी है, जादूगरनी। मेरा गेहूं तेरे हाथों मिस्री बन जाता है। अब राजी के हाथों में तो मेहंदी लगी है, पता नहीं कब सयाना होएगा, खेतों में जाके काम करेगा। 4 रोटी ज्यादा पा दी, भाई सवेरे खेत में जाना है। और इस बार अगर अच्छी फसल ना हुई और बड़ी मंडी ना ले गया तो समझ ले मैं जिंदगी में कुछ नहीं किया। प्रीतो क्यों यार? देख, अगर पिंड में किसी ने तेरे को कोई उल्टी सीधी गल की है ना तो बता, खेत में जिंदा गाड़ दूंगा। बोल। राजी ने खेत अपने नाम कर लेता। की कह रही तू? दिमाग खराब है तेरा? दिमाग खराब हुआ है राजी दा। बाबूजी ते नाल मिलके खेता दा बंटवारा कर लेते। खेता दा बंटवारा ते राजी ने? हाँ, चंगी जमीन ते खुद दबाली ते बंजर तेरे मत्थे ठोक देती। की करो जी, रोटी छोड़ना कुछ शक नहीं होता है। और जट की जमीन जाने से बड़ा कुछ शगन कुछ नहीं होता। अब देख तू, मैं गुस्से में तुसी पागल हो जाते हो जी, दिमाग में तेरे को नख भर के तू आदमियों के बीच मत बोला कर, तो तेरे को भी ठंडा कर दूंगा। सुनो जी, सुनो।
ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ? ओह तो असल काम तेरा है। वीर जी बरसों पहले यह जमीन दादे ने मेरे नाम कर दी थी, तो जे जमीन कानूनी मेरी थी मैंने ले ली। ओए सदके जाऊं तेरे, कानूनी कानून सिखा रहे तू मैनू है? ओए पजामे का नाड़ा तो बनना नहीं आया और पकड़ बांधने चलाई तू। खून पसीना मेरा और जब फसल पक के तैयार हुई तो हक तेरा। और बाबूजी तुसी भी कुछ नहीं किया, चुपचाप जुल्म में शरीक हो लिए। और मैंने एक गल दसो, उस बंजर जमीन दा मैं की करा? अपने बीवी बच्चा नु गड्ढण वास्ते दित्ती मैनू जमीन। तो तब तक वीर जी मेरे खेतों में काम करके अनाज कमा। बड़ा दानी वीर कान तू मैनू अनाज देगा। मैनू मैं छोटा नहीं रहा। वो पता लग रहा मैनू तू छोटा नहीं रहा, पर एक गल याद रखी, ये जट का हाथ है, ये बंजर जमीन को भी हरा भरा कर देगा। पर तेरी हरी भरी जिंदगी जब बंजर ना किती तो मैं आदमी दा पुत्र नहीं। कर लिया ना बंटवारा, हुण हो गया ना खुश। मैं क्या होर कोई कमी बेशी रह गई तो वो भी पूरी कर ले। तू भी पक्की परजाई दी भैन है, खड दिमाग। आदमी दी गल समझ आए ना आए मुंह जरूर मारना। और घर सांझा है खेत नहीं। तू की चाहती है मैं जिंदगी भर वीर जी दी गुलामी करता फिरा? और अब मैं छोटा नहीं रहा, अब बता देता है मैं वीर जी ने। बड़ा चंगा किता है। वीर जी ने सारे गहने बेच खाए मेरे पीछे वीर जी ने, हैं? और तेरे वास्ते भी नहीं छोड़ा एक। और छोड़ते भी तो किस काम आता? क्या लगता है तेने अब जीजा जी मेरा ब्याह तेरे साथ कराने वास्ते राजी होंगे? भूल जा। ओए तू राजी तब मैं राजी। मैनू दुनिया दी परवाह नहीं करनी आई। ऐसे गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के फेरे ले लेने। देख राजी, मेरे वास्ते इतना आसान नहीं है। बाऊजी तो पूछे बगैर मैं किस तरह करांगी? सोचा था सब कुछ खुशी खुशी हो जाना है, पर तूने तो सब तो पानी फेर दिया। ओए चल, झगड़ा हम पाइयों में है, तुम पहनों में तो एक है ना। बेंच कर पर जाए तो खोल जा तो उन्होंने क्या है कि अपने आदमी ने समझाए। रब जाने ऐसे ही मान जाए। मान जाए? वेख मैं तो एक बारी अपना गुस्सा पी भी जावा, पर ये तेरा जी दा खून पी के भी नहीं मारने वाले। भैन जी तुसी ते सारा कसूर राजी दे मत्थे डाल जीजा जी नु बचा रहे हो। उन्हां दे आगे कदी भी किसी दी चली है? ओए सदके जावा उमरजीत, होए ब्याह हुआ नहीं ते तरफदारी करन लग पई। हां ओ गल नहीं है भैन जी, भाइयों ते झगड़े विच मेरे पिसने तो तुसी खुश हो गए। ओए जीतो, इस झगड़े फसाद से कौन खुश है? पीता पुत्र गल करने में की हर्ज है? हो सकता है दोनों भाइयों को मिलाने के वास्ते ए ब्याह हुए। तू जोगिंदर से गलते कर। क्या जी कुछ गल बनी? लस्सी लियावा तुहाडे वास्ते? नहीं जी नहीं मेरा। आज मैं घर गई सी पाऊजी ते जीतू नू मिलन वास्ते। सब राजी खुशी है? हाँ जी। ओ बाऊजी जीतू दा ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਜੀਤੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ। तेरे सामने ये सब कुछ छुपया तो है नहीं। मैं तो सोचा सी इस फसल ते ओदा ब्याह कर ही देना, पर ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਜੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜੀ ਨਾਲ। राजी केड़ा? ए अपना राजी? हाँ जी। दिमाग ठीक है तेरा? दोनों एक दूसरे को चाहते ने ते बाबूजी ने सोचा कि जा जोगिंदर नु सुना जाके खुशखबरी, बड़ा खुश होएगा।
बंजर जमीन पे पगड़ा करन लग पाएगा, है ना? तुसी मेरी गल नहीं समझे जी। तू समझ ले मेरी गल बस। जीतो का ब्याह राजी से नहीं होने देना मैं। उसकी जिंदगी में खुशी के स्टॉल नहीं बजने देने मैं। उसका तो वो हाल करके छड़ना है कि पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा कोई, बस। पर जी तुसी जीतू दा भी ते सोचो, और भी उसको इतना चांदी है। तो उसके दिमाग में ये बात बिठा दे कि ये व्याह मैं नहीं होने देना, बस। जी जाओ उसका, आप ही समझा देना। किथे चल दी हुण? गेहूं खत्म हो गया है, पड़िए की दुकान तो लेनी। ला दे मैनू। जो बनिया हमसे गेहूं ले जाता था, अब उसके पास हमें जाना पड़ रहा है। वो जोगिंद्रा, वड्डी मंडी में फसल नहीं बिकी जो तेरा रास्ता भूल गया। लाला 10 किलो गेहूं तोल दे। क्यों, तराजू तो है मेरे पास जोगिंद्रा, पैसे हैं तेरे पास? बरसों के लेन देन के बाद आज तू मेरे को व्यापार सिखा रहे लाला? क्यों भाई, मैंने कोई गलत बोला? भाई मैं यहाँ बैठा हूँ 4 पैसे कमाने के लिए, खैरात बांटने के लिए तो नहीं। खैरात बचा के रख अपने प्यो के वास्ते। आज मेरे बुरे दिन आए तो तेरी जुबान निकल आई। पैसा गुस्सा इस पे क्यों निकालता है? हट! वो जोगिंद्रा, वड्डी मंडी में फसल नहीं बिकी जो अंदर का रास्ता भूल गया। तो तराजू तो है मेरे को जोगिंद्रा, पैसे हैं तेरे को? पैसा गुस्सा इस पे क्यों निकालता है? भाई मैं यहाँ बैठा हूँ 4 पैसे कमाने के लिए, खैरात बांटने के लिए तो नहीं। तेरे खेतों में आग लगी, चलो चल चल जल्दी चल चल। बाबूजी, खेतों में आग लग गई, चलो बाबूजी। मेरे नाम से खेता ही आग लगे, हाथ तो पर में पता नहीं छोटा नहीं। ओए कोई नहीं पुत्र, तेरा भरा है, तेरा भरा है। कोई गाड़ी है गो बाबूजी, तुम मैंने छोड़ दो। और तू मेरे को लठ मारेगा? आजा आजा, मैं देख लूं कितना बड़ा सूरमा है। मैं मार कर दिखा तू कैसे मारता है। बड़ा सूरमा आ गया तू। हट, उसकी समझ। राजेंद्र को यकीन था कि आग जोगिंदर ने ही लगाई है। इस हादसे से उनका झगड़ा दुश्मनी में बदल गया। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों ने अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया। मैं क्या पाऊजी कर दे नाल मैनू भी अलग कर दिता। झगड़ा ते पाई होता ते पराई हो गई मैं। नहीं नहीं पुत्र नहीं, मैं सोचा कि प्रीत तो मेरे वास्ते क्यों रोटी डालेगी? राजी ब्याह करके वोटी ले आए ना तो बेशक रोटी डालना बंद कर दूंगी। बाजी, राजी मेरी जीतू दे नाल ब्याह करना चाहता है। जीतो, अमरजीत तेरी भैन? जी। पर पुत्र, जग्गी तैयार है इस ब्याह के वास्ते? जीतो को बुलाया इनसे गल करने वास्ते। देखो आगे रब दी मर्जी। और जीतो, तू उससे ब्याह करेगी जिसने तेरे जीजा के खेत छीन लिए, तेरी बहन को दाने दाने वास्ते मोहताज कर दिया, उससे ब्याह करेगी तू? सारी गलती राजी दी भी नहीं है, पूरा पिंड जानता है। ओदे अनाज नु तू ही आग लाई है। चुप! तेरी जुबान कट के फेंक देनी मैं, बकवास की था। ब्याह तो मैंने राजी से ही करना है, फिर चाहे जो हो।
एला लस्सी। जोगिंद्रा, ठंड रख पुत्रा। तू तो ऐसे ही आग में बुला हो रहा है। इस ब्याह में कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच, हैं? एला बाऊजी लस्सी। बस पुत्रा, इन प्यार। क्या जी? क्या हुआ? एक वो है जो अपने आदमी के लिए मेरी पकड़ उछाल गई, और एक तू है। एक गल ध्यान से सुन ले, अगर ये शादी हो गई ना तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुसी सोए नहीं बाबूजी? ऐसे माहौल में की नींद आनी है पुत्र। हुण बस भी करो बाबूजी। होई चिंती पुत्र, और मेरी गल मान, बैर ना बढ़ा पुत्र, ब्याह टाल दे। जग्गी का गुस्सा दूर हो जाए तो ब्याह कर लेना। ते हो गया मेरा ब्याह। जब वो मेरी खुशी नहीं देख सकता तो फिर मैं किस वास्ते उसकी परवाह करा? पुत्र, वो तेरा बड़ा भरा है, तो एक बार उसके पास तो जा, पैरी पौना कर, उसका गुस्सा दूर हो जाना है। देखो बाबूजी, ना मैंने जाना है ना पैरी पौना करना है। उसने आना है ब्याह में तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। तो फिर मेरी गल भी सुन ले, मैंने भी ब्याह में नहीं जाना। ये मर्जी है तो फिर यही सही। जोगिंदर की नाराजगी और मनप्रीत के लाख समझाने के बावजूद अमरजीत और राजेंद्र ने शादी करने का फैसला कर लिया। गुरनाम सिंह ने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जोगिंदर को यकीन होने लगा था कि अगर मनप्रीत दिल से चाहती तो वो ये शादी रुकवा सकती थी। कोशिश की थी तू, अगर तू चाहती तो नहीं हो सकता था ये ब्याह। ये सब तेरा किया तरा है, देख रहा मैंने तेरे को। जोगिंद्रा, बरात में नहीं आ रहा? भाई खेतों में काम होगा। वो खेत वापस लेने वास्ते साली भी आदि। वो तू नहीं आता तो ना बीवी नू भेज दे, भैन है उसकी। बात आ गई बाबूजी, मैंने जाना है बाबूजी, बात आ गई। तू कितने चल दी? देखो जी, पराए बारात में हूँ और हम ना हो कार्दा ब्याह है, इसलिए मैं सोचिया। हेलो जी, बारात आ गई। में जाओ। हाँ जा पुत्र, चाचे दा ब्याह है, जा। देखो जी, तुसी चल पड़ोगे तो बाबूजी ने भी आ जाना है। फिर बारात की अगवानी तो हमने ही करनी है ना जी। अब पराई करे तो चंगा लगता है। देखो जी, छोटा भाई है तुहाडा, हुण नाराजगी छोड़ो, चल पड़ो। मैं तुहाडे लिए कपड़े निकाल के रखे हैं, तुसी पा लो। पानी दे जरा। हाँ जी, हुणे लाई।
की हो गया बहन जी? तुसी किस तरह जल गए? मैं तेनू क्या सी विआह ना कर तेरे तेरे जीजा जी ने मैंने चला दिता मैनू बहन जी ने जल्दी अस्पताल लेके चलो। घबराओ नहीं साह चल रही है ले। सोनिया, ये क्या कर दिया तूने है? अब उससे मैं अंजाम भी भूल गया है? और हुण की होएगा सोचिया? चलो चक्को चक्को कर ले चलिए चलो उठो। जग्गी, पिंड वालों ने तुझे नहीं देखा है? चल उठ, पाचा, बाकी मैं सब संभाल लेना। उठ उठ उठ, चल उठ सोरिया हुन, चल उठ, मैं संभाल लेना सर, चल उठ। तुसी अपने अपने घर जाओ जी, मेहरबानी करो ले जाओ तुसी। की होया? बाहर खड़ी भीड़ में से किसी ने पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर नासिर हुसैन को इस हादसे की खबर कर दी। इंस्पेक्टर हुसैन तुरंत जोगिंदर के घर के लिए रवाना हो गए। ना ना पुत्र, बस बस थोड़ी देर हो है, अब आराम आ जाएगा पुत्र, गुरु पली करेगा, सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हुण सोचने दा वक्त नहीं है। बहन जी की हालत बड़ी नाजुक है, इन्हें अस्पताल लेके चलो। पुत्र जिंदगी गया इंतजाम कर, बस आंदा ही होएगा। ले आ गया। वैद्य जी ने तुरंत आ जाना है, गड्डी भी साथ लानी है। बहन जी दी बस्ती गल नहीं है, हमने अस्पताल लेके जाना है। पुत्र बैची नु एक बार लेप लगा लेने दे, बस फिर गड्डी च पा के अस्पताल ले जाने। पता नहीं तब तक बहन जी। ना ना पुत्र ना। प्रीतो दी गल सारे पिंड वालों ने सुनी होगी। फिर की होया? अब तक तो किसी ने जाके पुलिस को भी इतला दे दी होगी। वो देखो, ये पुलिस आए ना तो अपना मुंह बंद रखना, जो बात करनी है ना मैं करूंगा। भाऊजी, तुसी कहना चाहते हो कि ये तो प्रीतो तेरी बहन है तो मेरी भी तो कुड़ी है, मैनू भी अफसोस है। और लेकिन पुत्र, घर की इज्जत ऐसे सड़क पे नीलाम नहीं करते हैं। और वैसे भी तुम लोगों ने कौन सी कसर छोड़ी है? भाऊजी, तुसी जीजे नु बचा दो। बस बहुत हो गया। साहब जी ऐगा कर। हाँ भाई, जिंदगी जा देख वैद क्यों नहीं आया? जी सत श्री अकाल थानेदार साहब। इसे भी तो हॉस्पिटल करने लगे। जी वैद जी आ जाए, जरा लेप लगा दे तो फिर और सरदार जी, वैद जी के पास का रोग नहीं है। ओए जल्दी ले चले से देख। मैं भी बहन जी के साथ जाती हूँ। ये जल कैसे गई? वो जी चाय बना रही थी, स्टोव पे फट गया। ये साफा किसका सरदार जी?
ये साफा किसका है? ये तो जी जोगिंदर प्राजी का है। जोगिंदर कहाँ है? प्रीतो पुत्र, ऐसा किस तरह हो गया? बाबूजी, मैनू नहीं पता ऐ नानू की होया सी। बाहर बारात आ गई सी। देखो जी, छोटा भाई है तुहाडा, हुण नाराजगी छोड़ो, चल पड़ो। मैं तुहाडे लिए कपड़े निकाल के रखे हैं, तुसी पा लो। पानी 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 दे जरा मैं। हाँ जी, हुणे लाई। पानी लाई। लो जी पानी, लो जी जल्दी करो। ढोल बाजू से दिमाग बाहर था, अचानक इन्होंने मेरे ऊपर टिक्का डाल दिया। मैं बाहर भागी जी, रब जाने इन्होंने की सोची। सारा कसूर मेरा ही सा बहन जी। जी मैं तुम्हारी गल मान लेंदी। ओए ना लाडो ना, रोना कुछ शक्ति होती है। वेक मैंने ठीक हो जाना। आप कितना वक्त देते हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। आधा घंटा? डॉक्टर अली, किसी मरते आदमी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लेना होता है, और इतनी देर में मैं मजिस्ट्रेट को नहीं बुला पाऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए, उसकी दिमागी हालत कैसी है? क्या वो बयान दे सकती है? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो खुद हैरान हूं कि इतना जलने के बाद भी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल नॉर्मल है। उसे सब याद है, वो सबको पहचान रही है, अपने पिता, बहन। यानी कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है? यस, 100%। तो फिर एक काम करते हैं, उसका बयान मुझे ही लेना होगा और आपको उसकी गवाही देनी होगी। ठीक है। कम क्विक। रब्धा भरोसा रख पुत्रा, सब ठीक हो जाना है। माफ करिए, मुझे इनका बयान लेना है। ओ जी, इसकी हालत तो देखो, आपको बयान की पड़ी है। डॉक्टर कुछ करो डॉक्टर। हालात समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये जरूरी ना होता तो मैं ये तकलीफ आपको नहीं देता। प्लीज। आपका नाम और उम्र? डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरते आदमी का बयान एक मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाता है, लेकिन मनप्रीत मौत की कगार पर थी, इसलिए इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने वक्त न गंवाते हुए मनप्रीत का बयान खुद ही ले लिया। मनप्रीत ने इंस्पेक्टर को दोनों भाइयों के झगड़े, खेतों के बंटवारे से लेकर उसे जलाने तक की एक एक बात बताई। आप यहां पे अपना अंगूठे का निशान लगा सकती हैं। आइए, आपके सामने बयान लिया गया है, बतौर गवाह आप साइन करिए यहां पे। जी।
राम सिंह जी, इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने मनप्रीत के डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर जोगिंदर के खिलाफ अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने का आरोप लिखा और जोगिंदर को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे। जोगिंदर कहाँ है? वाहिगुरु जानदा जी, वो उस वक्त घर में नहीं था जब ये हादसा हुआ है। ये मैं खुद उसी से पूछ लूंगा। आप बस मुझे ये बताओ कि जोगिंदर कहाँ है? मैंने नहीं पता जी। देखिए सरदार सिंह, आप जुर्म छुपाने के चक्कर में लपेटे में आ सकते हैं। मुझे ये बताओ कि जोगिंदर कहाँ है? मैं किया है ना जी, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता जी। बच्चा का नहीं सरदार जी, वो ढूंढ तो उसे मैं लूंगा ही। तुम जोगिंदर को पहचानते हो ना? आओ। आहो जी। चल 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 जल्दी आओ। अब बैठो भाई। जोगिंदर, तुम्हें अपनी बीवी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, वो मर गई है। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, मैं जग्गी नूं फांसी नहीं लगन देनी। पर बाबूजी, परजाई जी का बयान है, इंस्पेक्टर ने दस्तखत लिए सर पे, मेरे भी। मैं क्या कर सकना? ओए इस तरह पल्ला ना चाड़। तुझे कहा था ना, बैर ना बढ़ा ना बढ़ा ना बढ़ा, बैर टाल दे। पता नहीं है जग्गी के गुस्से का, गुस्से में वो कुछ भी कर देता है। बाबूजी, जिसने फैंसी नु जलाया उसी तरह सारी चंगी गल नहीं आएगी। तो चुप कर रहे। तीतों के जलने का मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैं जिंदे का स्यापा नहीं कर सकता। जग्गी मेरा पुत्र है, उसके वास्ते मेरा कोई फर्ज है। सुनो, मैंने वकील से सारी बात कर ली है। अदालत में जाके कह देना दस्तखत तेरे नहीं है, समझ गया है ना? हाँ जी। चलना, मैनू होर भी काम है। खबरदार, खबरदार जो तूने जीजे नु बचाया तो। वो बड़ा भाई है मेरा। ओए वाह, ओए वड्डी जल्दी याद आ गया तेनू। बड़ा भाई है तेरा। हुण याद आया जब मेरी बहन जल के मर गई। राजी, तेनू मेरी सौ, मैंने फिर कुछ कर लेना है। राजी। नहीं जी, मैनू ते मालूम ही नहीं कि परजाई जी ने कोई बयान दिता सी। यानी मनप्रीत के डाई डिक्लेरेशन पर आपके दस्तखत नहीं है? वो दस्तखत आपने नहीं किए? नहीं जी, वो तो थानेदार साहब ने कोई कानूनी काम बोल के सफा कागज पे दस्तखत लिए थे जी। योर ऑनर, दबाव में आकर गवाह अपना बयान बदल रहा है। योर ऑनर, जिस डाइंग डिक्लेरेशन पर दस्तखत तक ना हो, जो मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में लिया गया हो,
उसे सबूत बनाकर अदालत में कैसे पेश किया जा सकता है? इंस्पेक्टर नासिर हुसैन के पास इतना वक्त नहीं था कि वो मजिस्ट्रेट को बुला सके, इसलिए उन्होंने खुद ही बयान लिया। मनप्रीत का पूरा जिस्म जल चुका था योर ऑनर, इसीलिए वो अपने बयान पर अंगूठा तक नहीं लगा पाई। मौके की नजाकत और वक्त का तकाजा देखने की जरूरत है योर ऑनर। मौत की कगार पर खड़ी कोई औरत अपने पति पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? और डॉक्टर हक्सर अली इंस्पेक्टर नासिर हुसैन किसी बेगुनाह को फंसाना क्यों चाहेंगे जिसे वो जानते तक नहीं? जोगिंदर सिंह हर हाल में राजिंदर और अपनी साली अमरजीत की शादी रोकना चाहता था। उसने मनप्रीत से शादी रोकने को कहा और जब वो नहीं रोक पाई तो गुस्से की आग में अंधे होकर उसने अपनी पत्नी को ही जला डाला। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हालात के मद्देनजर इस डाइट डिक्लेरेशन को ही ठोस सबूत मान लें। हालात को मद्देनजर रखते हुए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे स्टोव और गांव वालों को दिए मनप्रीत के बयान के मद्देनजर सेशंस कोर्ट ने मनप्रीत के बिना दस्तखत वाले डाइंग डिक्लेरेशन को प्राइमा फेसी एविडेंस मानते हुए जोगिंदर को मनप्रीत की हत्या का जिम्मेदार माना और उसे फांसी की सजा सुनाई। पुत्र, घबराने की लोड़ नहीं है, हैं? मैंने वकील से बात कर ली है, तेरे को बड़ी अदालत में ले जाएंगे। मैं तेनू छुड़ा लेना है, मरन नहीं देना। किस वास्ते बाबू, किस वास्ते? बस लो, प्रीतो को मैंने मारा बाबू, मैंने उस प्रीतो को जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, हर खुशी दी उसने मेरे को, उसको मैंने अपने अहम के रास्ते मार डाला। मैंने मरण दो, मैं नहीं कर रहा, मैं किसी अदालत में चले जा रहा था। पिंकू का सोचा है? सोचा है उसका? पुत्र, मां तो उसकी पहले ही मर गई है और मैंने भी कोई सारी उम्र तो बैठे नहीं रहना, मैंने भी चले जाना है वाल गुरु के पास। बाबूजी, की होएगा मेरे बाद उसका है? की होएगा? दस, सोच जरा, सोच पुत्र, सोच। सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ महावीर सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए जोगिंदर को मनप्रीत की मौत का जिम्मेदार माना, लेकिन उसकी कम उम्र और बेटे का ख्याल करते हुए जोगिंदर की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। महावीर सिंह अपने पोते पिंकू के साथ अभी भी गुरदासपुर में रह रहे हैं। राजिंदर और अमरजीत भी गुरदासपुर में ही रहते हैं, हालांकि जमीनें अभी भी बटी हुई हैं। जोगिंदर पंजाब की एक जेल में उम्र कैद काट रहा है। वो सन 2003 में जेल से रिहा हो सकेगा, लेकिन उस घर में जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है जहां उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था। मुझे भी पेंसिल दे दियो तू। हाँ, मैं स्कूल में दे दूंगा। और ठीक है, और कॉपी रख लेगा तो ना तू? हाँ, नहीं तो। ये लो देव की, जल्दी करो, अपना टिफिन रखो। ये क्या माँ? फिर से रोटी और सब्जी? कभी सैंडविचेस भी तो बना दिया करो। बेटा, सैंडविचेस से कोई पेट नहीं भरता है, समझ में आई? और सुबह सुबह कोई नखरे नहीं, जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ, मैं दूध नहीं पीऊंगा।
हमारा तो रोज की यही बात रहती है। ये लो अपना बैग, जल्दी करो। अच्छा भाई, बाय पापा। बाय पापा। बाय बाय। अगर 10 मिनट पहले उठ जाओगे तो कम से कम नाश्ता खाने का टाइम तो मिलेगा तुम्हें। जल्दी तो तुम मचा रही हो, रख दो, मैं खा लूंगा। ये मधु कौन है? मधु? क्यों? आप नींद में उसका नाम बड़बड़ा रहे थे। क्या पता, मधुबाला की याद आ गई होगी। मधुबाला? मुगले आजम वाली बॉबी में लगी है, चल के देख लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अपना नाश्ता तो करते जाइए। में कर लूंगा। ये क्या तरीका है? चोरों वाला। एक दिन ऐसे ही उठा के ले जाऊंगा तुझे। और उठाकर कहाँ ले जाओगे? आज गायत्री पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। उसको पता है? क्या पता, शायद नहीं। सुनो, अब आलम तो यह है कि सपने भी तुम्हारे आने लगे हैं मधु। अच्छा। सुबह पहले तो मैं घबरा गया था। फिर क्या, फिर बस बात को टाला और भाग लिया। अपनी बीवी से इतना ही डरते हो तो सपने कम देखा करो। मधु मधु मधु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुमको कोई और डायलॉग नहीं आता क्या? चकने को वही रिकॉर्ड पे जाते रहते हो। मधु मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मधु मैं तुम्हारे बिना मर नहीं सकता। कभी कुछ किया भी है? बोलो ना, मुझे क्या करना है मधु? अच्छा कुछ नहीं करना, अभी वो छोड़ो। फाइल कहाँ ले जा रहे हो? जी वो रखो इसे यहाँ, जाओ यहां से, अपने काम में ध्यान रखा करो। जी। जाओ और जाकर देखो कोई पेशेंट है कि नहीं। एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम करने वाले रामचंद का वहीं की नर्स मधु के साथ 6 महीनों से प्रेम संबंध था। मधु की 5 साल पहले एक सरकारी महकमे में काम करने वाले क्लर्क मदन से शादी हो चुकी थी, पर इससे रामचंद के साथ उसके संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात है, नाराज हो क्या? नाराज नहीं तो क्या बात है? कोई बात नहीं है। बताओ ना क्या बात? मदन, सारी जिंदगी कैसे ही गुजर जाएगी, यूं ही उम्मीद लगाए, कुछ बदलेगा नहीं। हर रोज काम पे जाओ, घर आओ, खाना खाओ और सो जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? सरकारी मकान के अलावा हमारी जिंदगी में और है ही क्या? तुम खुश नहीं हो? क्या कमी है? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है क्या? नहीं, एक कमी है। क्या? मुझे बच्चा चाहिए। बाप बन जाऊं तो सारी कमी पूरी हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही थी। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं, सच। सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे प्यार के लिए तो 10 जिंदगियां भी कम है। इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, क्या कर सकते हो? तुम बोलो, क्या करना? जो मैं कहूंगी करोगी? तुम बोल के देखो। अच्छा, सर के बल खड़े होकर दिखाओ। ले, अरे किसी का खून करने के लिए कहा होता, किसी का कत्ल करने के लिए कहा होता, हाँ? ये सर के बल तो सही। ये लो। अच्छा, मैं मांगी, बस करो, बस करो। सारी रात ऐसी खड़ो।
अरे छोड़ो भी। कल डॉक्टर ने कुछ कहा तो नहीं? मलेरिया लगता है। ब्लड टेस्ट लिख रहा हूं, आज ही करवा लेना। ये गोलियां नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद। रामचंद जी, इन्हें दिखाओ कहां ब्लड टेस्ट होता है। आइए। नेक्स्ट पेशेंट कोई है तो भेजो। सर और पेशेंट्स नहीं है। क्या बात है सर? बस सर में दर्द है। आप कहें तो मैं दबा दूं? देखो मधु, तुम अपने काम से मतलब रखो। ये तुम्हारी आखिरी बदतमीजी जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। ये डिस्पेंसरी है, कोई दिस इज योर लास्ट वार्निंग। सर मैं तो सिर्फ सर दबा रही थी और आप भी मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। शट अप। क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? अपनी बेइज्जती। साला हरामजादा, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। किसकी तारीफों के पुल बांध रही हो भाई? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। हुआ क्या है? डॉक्टर मोहिंदर, उसकी जबान कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगी आजकल। उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। इतनी सी बात के लिए मूड मत खराब करो अपना। मैं उसे देख लूंगा। ये दारू तो ठीक कर। ओफो यार, तू बोले मैं मुझे आपसे लेट हो रहा था। और रोज कहाँ पे सोता है? यही सोता है ना? चल जल्दी कर, सुबह स्कूल के लिए देर हो जाएगी सबको। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। अब सो भी जाओ। ओफो, ये तकिया देता तो है नहीं। सारे तकिया लेके बैठो। तू चुप रह। साले तो हेट। सुनिए, वो बच्चे कह रहे थे कि बहुत दिन से आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए। इस इतवार को ले जाएंगे जरूर। अरे रामचंद्र भाई, जरा माचिस दोगे? अच्छा चलता हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? माचिस नहीं है। एक मिनट, मैं सिगरेट जला के आता हूँ। भाई साहब, माचिस है क्या? ऐसे क्या घूर रहा है भाई? मेरी बीबी है, हुआ नहीं? नमस्ते रामचंद्र जी। नमस्ते मधु जी। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? रामचंद्र जी मेरी डिस्पेंसरी में काम करते हैं। इनको देख के चौंक क्यों गए थे भाई? नहीं, चौंका नहीं था, बस वो उम्मीद नहीं थी कि इनको यहाँ देखूंगा मैं। अकेले आया? नहीं, बीवी बच्चे भी हैं। आइए मिलवाता हूँ आपको। आइए। हाँ। आइए आइए सर। ये है मेरी बीवी गायत्री और ये मधु है, मेरी डिस्पेंसरी में काम करती हैं। जी नमस्ते। और ये मदन, मेरे पति। नमस्ते। नमस्ते। मुझे लगता है इन्हें आपका नाम बहुत पसंद है। जी? ये नींद में अक्सर किसी मधु का नाम बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ भी बक देती हो तुम।
मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो मुगल आजम की मधुबाला मैं पसंद करता हूँ उसे, उसका नाम मैं लेता। अच्छा। बच्चों, वैसे हमारी मलका आलम भी मुगल आजम की मधुबाला से कम नहीं है। ये है देवकी, ये है दीपू और ये राजू, मेरे बच्चे। नमस्ते नमस्ते। क्या खेल रहे थे? जी अच्छा अब हम चलते हैं। जी चलें? अच्छा बाय बाय। चलो बच्चों हम भी चलेंगे अब। चलो चलो अपने सामान बांधेंगे। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। रामचंद्र जी, पर्ची पर क्या लिखा हुआ है? 2 गोलियां बीडी 5 दिन के लिए। कितनी हुई कुल? 10 हुई। और तुम कितनी लाया हो? क्यों, कितनी है? 8 है। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? काम करने आए हो या? देता हूं। नेक्स्ट, दूसरे पेशेंट को भेजो। साहब देखिए, आप लोगों के सामने हमको डांटते हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तुम बड़े लाट साहब हो ना? तुम मुझे बताओगे कि बात कैसी करनी है? अगर डांट नहीं सुनना चाहते हो ना तो काम में ध्यान लगाया करो। या आज मधु नहीं आई है इसलिए तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। डॉक्टर मोहिंदर को रामचंद और मधु का बर्ताव कुछ ज्यादा ही खटकने लगा था। इस बारे में उन्होंने हेड ऑफिस को एक रिपोर्ट बनाकर भी भेजी, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल डिस्पेंसरी का काम ठीक ठाक चले, इसलिए डॉक्टर ने फैसला कर लिया कि रामचंद को दिन की जगह रात की ड्यूटी दी जाए। सब आखिरी मौका साहब। साहब मेरी बीवी बीमार है, उसको अस्थमा है, उसके रात में देखभाल करनी होती है साहब। मैं रात की ड्यूटी नहीं कर सकता। और ज्यादा मुसीबत आएगी तो तुम अपनी बीवी को मार ही डालोगे शायद। अभी तो तुमने सिर्फ बीमार बताया उसे। साहब तुम जैसे हुए जात को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने अपना फैसला कर लिया है, चले जाओ यहां से। साहब मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा हेड ऑफिस में। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चले जाओ यहां से। मधु, वो देख लेगा। छोड़ो मुझे। तो देख लें दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो ना। बताओ क्यों आए हो? देखो मौका आ गया है डॉक्टर से बदला लेने का। बहुत फुदक रहा है साला। कैसे? उसने मेरी अर्जी नामंजूर कर दी है। अच्छा मतलब बदला कैसे ले? देखो मैं हेड ऑफिस में कंप्लेंट करूंगा उसकी। मैं लिखूंगा कि उसने मेरी शिफ्ट चेंज करी क्योंकि वो तुम पर बुरी नजर रखता है, तुमसे छेड़छाड़ करता है। बस तुम मेरा साथ देना। देखो तुमसे अगर कोई पूछे तो बढ़ा चढ़ा के बताना। कोई आ रहा है, मैं चलती हूँ। सुनो, मेरा साथ दोगी कि नहीं? कोई बुला रहा है ना? तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं? हाँ छोड़ो अभी। क्या हुआ? कपक छुरी उंगली कट गई। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। इस तो बहुत खून निकल रहा है। तुम कुछ हो ना जाए। चलो, क्या सोच रही? चलो। छोटी तो खरोच है, ठीक हो जाएगी। तुमको क्या हुआ है? हाँ? आज से तुम सब्जी मत काटना। वादा करो कि छुरी को हाथ में नहीं लगाओगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, पर इसमें छुरी का क्या दोष था? उसे क्यों मार डाला? एकदम पागल हो तुम। हाँ, तुम्हारे प्यार में।
गुड मॉर्निंग सर। क्या छिपा रहे हो? कुछ नहीं क्या है? कुछ नहीं सर, वो तो दिखाओ। अच्छा हुआ कि तुमने खुद देख लिया। तुम्हारे और रामचंद्र के खिलाफ हेड ऑफिस शिकायत मैंने लिखी थी। तुम्हें डिसमिस करने में हेड ऑफिस को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ये आखिरी वार्निंग है। संभल जाओ, सुधर जाओ। सर आप तुरंत चाहते? नहीं। कहो क्या बात है, जल्दी करो, देर होगी तो मदन 100 सवाल पूछेगा। कैसी हो? बहुत याद आती है तुम्हारी। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, बताओ क्यों बुलाया है? ये पढ़ो। क्या है ये? पागल हो गए हो तुम? मेरे बारे में ये सब अगर सच पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों? देखो मधु, तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। मेरा यकीन करो, कुछ नहीं होगा। उसको सबक सिखाने का बस यही एक तरीका है। मेरी इज्जत का कचरा निकाल कर तुम उसे सबक सिखा रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो मधु, एक बार वो डॉक्टर सस्पेंड हो जाएगा तो कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाएंगे लोग। अगर मदन को पता चल गया तो? मदन से ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है? अपनी औकात में रहो। तू मुझे औकात याद दिला रही है? तू 2 टके की रखेल। ज्यादा होशियारी मत करना। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे और अपने रिश्ते का पोस्टर लगवा दूंगा पूरे शहर में। सारा शहर थूकेगा तुझ पे। तुमने अभी मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं देखी है। बहुत ख्याल है ना तुझे मदन का, है? मैं खुद जाऊंगा, मदन को बताऊंगा कि कैसे बिस्तर गर्म करती रही तू मेरा। के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे? मधु इस बात से घबरा गई कि अगर मदन को उसके रामचंद्र के साथ संबंध का पता चला तो वो उसे मार डालेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो मदन को रामचंद्र के खिलाफ भड़का देगी। मदन, आजकल मुझे बहुत डर लगता है। डिस्पेंसरी में कोई मुझे डराता है। कौन है वो? क्या कहता है? बताओ क्या कहता है? मुझे छेड़खानी करता है, मुझे छूता है, कहता है अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बोलो, पहले क्यों नहीं बताया? डर था कि तुम मुझे डांटोगे, नौकरी छोड़ने के लिए कहोगे। हाँ? मैं तुमसे क्यों कुछ कहूंगा? तुम तो मेरी जिंदगी हो। हाँ? बताओ कौन है वो? हाँ? मिले उससे। हाँ? मिला मुझसे? क्या नाम है उसका? बोलो क्या नाम है? रामचंद्र। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मदन, कहाँ जा रहे हो? जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए उसे जीने का कोई हक नहीं है। मदन, उसे रास्ते से हटाने से पहले बहुत सोच समझ कर कदम रखना होगा। बहुत सोच समझ कर। एक बेटे तेरा कहाँ है? वो है सामने वाला। सामने उसी की लड़की खेल रही है। अच्छे से आपके पास। पापा घर में है तुम्हारे? अरे अंकल, आप तो उस दिन पार्क में मिले थे ना? कौन है देवकी? रामचंद्र है।
वो तो नहीं है, लेकिन आप आइए अंदर। नहीं, उसे कहना मैं आया था, वो फिर आऊंगा। आपको उनसे कुछ कहना है? मुझे जो कहना है मैं उसी से कहूंगा। आज मैं गया था कहाँ? रामचंद्र के यहाँ। क्या? कुछ कहा उसने तुमसे मेरे बारे में? नहीं, बच गया, घर पे नहीं था। मदन, तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगे, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। क्यों गए थे वहां? मैंने सोचा एक बार धमका दूं, शायद समझ जाए। वो कुछ नहीं समझेगा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसे रास्ते से हटाना होगा, पर हमारे पास बंदूक, मैं कल तक बंदूक का इंतजाम कर सकती हूँ। और अगले संडे वो लोग रात को बाहर सोते हैं, अंधेरे में जाकर सिर्फ निशाना लगाना होगा, बस। बाहर सोते हैं? हाँ। क्यों? तो अगले संडे का इंतजार क्यों करूं? आज ही क्यों नहीं? मट्टी का तेल कहाँ है? अरे मट्टी का तेल ये आज मैं ये कहानी और तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। संभल कर, जल्दी आना। मदन, मदन क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? मुझे बचा लो। क्या हुआ? बच गया हूँ। अब मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे मारेंगे। नहीं, नहीं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हम बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे। आपको इस हादसे के बारे में कुछ मालूम है? कल रात मैंने एक आदमी को भागते हुए देखा था। वो कल सुबह इनके घर भी आया था। रात को भागते समय वो मेरी चारपाई से टकराकर गिर पड़ा था।
उसने काली पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी। कौन था वो? कहाँ रहता है? इस बारे में तो यही लोग बता सकते हैं। आप मुझे इस हादसे के बारे में कुछ बताएंगे? कि रात में सब कुछ खत्म हो गया हमारे लिए। दीपू मर गया और डॉक्टर कहता है देवकी भी। आपके पड़ोसी का कहना है कि कल रात कोई आदमी उससे टकराया था और वही आदमी कल सुबह आपके घर भी आया था। कौन था वो? मदन, मधु का पति मदन। उसी ने किया है, उसी ने किया है। एक मिनट, जरा मुझे बात करने देंगे प्लीज। एक मिनट। हाँ बोलो बेटे, कल रात तुमने क्या देखा? वो अंकल थे। हाँ, कौन थे बेटे? मदन अंकल। हाँ हाँ, क्या किया? बहुत दर्द हुआ। हाँ बोलो बेटे। राजू को भी बहुत दर्द हुआ। मैंने पापा को बुलाया। अब बोलो। मेरे बच्चे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने सब तैयारी कर ली है। हम लोग आज ही बनारस चले जाएंगे। वहां जाके किसी आश्रम में रह लेंगे। तुम जाके तैयार हो जाओ। लेकिन दफ्तर तो जाना होगा। तुम्हें भी और मुझे भी छुट्टी की अर्जी देनी पड़ेगी। जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। हाँ, तुम अभी तैयार हो जाओ। उसी दिन दोपहर में जब पुलिस मदन को गिरफ्तार करने उनके घर गई, वो दोनों तब तक भाग चुके थे। उनके घर की तलाशी में पुलिस को खून के धब्बों वाली सफेद कमीज और मिट्टी के तेल का डिब्बा मिला। पुलिस ने मदन और मधु को फरार घोषित कर दिया। सारे रिश्तेदार बस एक ही बात पूछते रहते हैं, क्या दुश्मनी थी उसकी हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ? क्या जवाब दूं? बहुत बुरी सजा मिली है मुझे मेरे पापों की। सजा तो मुझे मिली है। मैंने अपने बच्चों को चलते हुए देखा है। मुझे माफ कर दो गायत्री। मत छुओ मुझको, दूर रहो मुझसे। क्या चाहते हो तुम कि मैं भूल जाऊं कि तुमने मुझे धोखा दी? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की जान गई। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें
नहीं कर सकती। इसी दौरान पुलिस को यह खबर मिली कि मदन और मधु बनारस की एक धर्मशाला में हैं। उसी दिन पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनको लखनऊ लाया गया। मदन, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मधु कहाँ? ठीक है ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है। मदन, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी मधु और रामचंद्र के बीच कुछ चल रहा था? क्या क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? बकवास मत करो। मदन, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मदन, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। सच ये है कि वो मेरी बीवी को डराता था, उसे छेड़ता था। बस सुन लिया सच? अब जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। मदन, मैं समझ जाओ। जाओ। मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें सच बताने की, और आप भी मत बताइएगा। आपके कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को बयान दिया है। उस रात उन्होंने बहुत कुछ देखा। आपको घर के बाहर, घर के अंदर, ऊपर नीचे चक्कर लगाते हुए और आपके पति को लौटते हुए। वकील साहब, कुछ भी कीजिए, हमें यहां से निकाल लीजिए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, आपका केस बेहद कमजोर है। वकील साहब, ऐसा साबित नहीं हो सकता कि उस रात हम यहाँ थे ही नहीं। उस रात देखा है लोगों ने आपके पति को। यशपाल ने आपके पति को सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए देखा है। यहां तक कि आपके पति को चोट लगते हुए भी देखा है। वो सफेद शर्ट और काली पैंट आपके घर से मिल चुकी है, और उस शर्ट के ऊपर जो खून के धब्बे हैं वो आपके पति के खून से मिलते हैं। देवकी ने भी मरते समय आपके पति का नाम लिया है। समझ में नहीं आता क्या करें। बुरे से बुरा क्या होगा? आपको उम्र कैद, उन्हीं की मदद करने के लिए, और आपके पति को फांसी। मुकदमा सेशंस कोर्ट पहुंचा। बहस 3 साल चली। प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि मदन और मधु का इस हादसे में हाथ है। मधु को इस जुर्म के लिए उम्र कैद और मदन को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। मदन और मधु ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों अदालतों ने सेशंस कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। भाई साहब, एक बीड़ी पिला दो। बीड़ी? ये लो। ये मत बताना मैंने दी बीड़ी। चलाओ और जलाना। जल्दी आ जाओ, मैं चल जाऊंगी। मधु, बचाओ, बचाओ। मधु, मधु, ये मुझे जला रहे, ये मुझे जला रहे, ये मुझे जला रहे। मधु, मधु, मधु बचाओ, मधु, मधु बचाओ, 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 बचाओ। डॉक्टरी जांच में पता चला कि मदन की दिमागी हालत पर काफी असर हुआ है। भारतीय कानून के मुताबिक किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ हो। इसलिए जरूरी था कि मदन को फांसी देने से पहले उसका पूरा इलाज हो। लिहाजा उसे रांची के पागलखाने में इलाज के लिए भेज दिया गया।
उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक होने में अभी वक्त लगेगा, और अभी वो पूरी तरह तो ठीक है नहीं। उसकी फांसी का ख्याल दिन रात मुझे मारता रहता है। काश कि मैं उसे बचा पाती। हम एक काम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील कर सकते हैं। बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे बचा लिया, अब मैं कभी नहीं मरूंगा। हम अब साथ रहेंगे। फिर दूर के चल के भूल जाएंगे। मधु ने योर लॉर्डशिप, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुजरिम को फांसी पे न चढ़ाया जाए, क्योंकि वो पहले ही 10 साल की सजा काट चुका है। 10 साल की सजा यानी उम्र कैद की सजा से सिर्फ 4 साल कम। मेरे हिसाब से इतनी सजा काफी है। कानून में सजा का मतलब मुजरिम को सुधारना होता है, ना कि उससे बदला लेना। योर लॉर्डशिप, ऐसा करने से हम समाज को क्या संकेत दे रहे हैं? कोई भी अपराधी जुर्म करके पागल होने का नाटक करेगा और सजा से बचने की कोशिश। और मदन अग्रवाल की फांसी की सजा ये अदालत पहले ही बरकरार कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 8 सालों में ऐसा कुछ बदला है या मदन का जुर्म कुछ कम हुआ है। योर लॉर्डशिप, हमें मदन अग्रवाल के डर को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। फांसी का डर जिसने उसे 8 साल तक पागल बनाए रखा। सजा से ज्यादा भयानक होता है सजा का डर, और यह सजा वो पहले ही भुगत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मधु की अपील को नामंजूर कर दिया। इस बीच मदन को पागलखाने गए 8 साल हो चुके थे। उसकी शारीरिक हालत बद से बदतर हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा मानना था कि उसकी दिमागी हालत में सुधार हो गया है। उसे वापस जेल भेज दिया गया। हार गई मदन, तुमको बचाने गई। मुझे माफ कर देना। मुझे याद करते रहना, हम जरूर मिलेंगे। हादसे के 11 साल बाद मदन को फांसी दे दी गई। अपने आप में यह खास केस था जहां सजा सुनाने के इतने साल बाद किसी को फांसी दी गई। जेल से छूटने के बाद मधु कहां गई या आजकल कहां है, किसी को पता नहीं। रामचंद और गायत्री आज भी लखनऊ में अपने बेटे राजू के साथ रहते हैं। राजू की अब शादी हो चुकी है, लेकिन गायत्री ने आज तक रामचंद को माफ नहीं किया है। मम्मी, जब अंडा टूटता है तो मुर्गी का बच्चा कहाँ जाता है? मम्मी,
तुम मेरे लिए भैया लाओगी या बहन? जो तानिया को चाहिए वो ही। पापा कहते हैं भैया आएगा। पापा की दुम, अगर छोटी बहन आई तो? तुम खाने वाली चीजें मुंह पर क्यों लगाती हो? कविता, बहुत गड़बड़ हो गई, जल्दी चलो। क्या हो गया राजीव? लेकिन बताओ। अरे वो सब मत पूछो, तुम चलो उठो। अरे राजीव, मुझे कपड़े तो बदलने दो। अरे जल्दी, उस सब का टाइम नहीं, तुम बात। राजीव, तानिया को तो ले लो भाई। हाँ, मैं तानिया को लेता हूँ। लेकिन हुआ क्या, बताओ ना प्लीज। कविता, हम नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ राजीव। जल्दी करो। बात क्या, मुझे बताओ कि इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा हैप्पी एनिवर्सरी। राजीव की कविता से पहली मुलाकात 17 साल पहले कॉलेज में हुई थी। 7 साल तक वो कविता को शादी के लिए मनाता रहा। आखिर कविता ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ हाँ कर दी। ये हमारा बेडरूम। Thank you so much. I love you, Rajiv. Rajiv? Rajiv? Rajiv हॉस्पिटल। ये नया घर कविता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि उसकी शादी से नाखुश उसके पिता ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। लेकिन माँ बाप की मौत के बाद कविता के NRI भाई ने बहन से सुलह कर ली। उसी ने राजीव को प्लास्टिक गुड्स का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए। अच्छा आदित्य साहब, ये बताइए कि इसमें सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है? ये सीधा है या उल्टा? आई डोंट नो। एनीवे, विल ट्राई समथिंग आउट एंड ला मैं करती हूँ। मामा को पता है, पापा को नहीं पता है। ओ ये बेबी नंगू नंगू हो गया, गीला गीला हो गया, अभी क्लीन हो जाएगा। हाँ क्या हुआ? कविता, तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? सुबह सुबह क्या ड्रामा कर रहे हो राजीव? बोलो ना। छोड़ दूं? सच बोलो। कविता, I love you, कविता। I love you so much. कहाँ थे इतने दिनों तक? 1000 बार ऑफिस फोन किया, कहाँ गायब रहते हो? जी, क्या हुआ? ये किसका बच्चा है? मेरा। राजीव। मेरा छोटा बेटा। बेटी है 5 साल की। कविता से 10 साल हो गए शादी के।
अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर आज नहीं बोलूंगा तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। अनीता, अनीता, अब हम मिलेंगे नहीं दोबारा। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। प्यार तो कर सकते हो। राजीव और अनीता की मुलाकात और प्यार 8 महीने पहले उस बैंक में पनपा जहां अनीता काम करती थी। लेकिन अब राजीव ने अनीता को तान्या के स्कूल में नौकरी दिलवा दी, जिससे वो दोपहर उसके और शाम कविता और बच्चों के साथ बिता सके। उधर अनीता के रिटायर्ड पिता अशोक ढींगरा परेशान थे, क्योंकि अनीता की तनख्वाह से ही उनका और अनीता के 4 छोटे भाइयों का खर्चा चलता था। उनके बार बार पूछने पर अनीता ने उन्हें सच बता दिया। इसका मतलब जानती हो तुम? वो तुम्हें पैसे देगा और तुम, दुनिया इसे क्या कहती है मालूम है? राजीव के बिना नहीं रह सकती। मैं इसे बहुत चाहती हूँ। तुम मुझसे नहीं मिलोगी। बाय पापा। बाय बेबी। बाय तान्या। अच्छा राजीव, कौन सी साड़ी चूज करूं? आज मीनू की सगाई में जाना है ना, तो एक चूज करनी पड़ेगी। एक रखूंगी, बाकी तुम लौटा देना। हेलो हेलो। अरे भाई, अगर आवाज नहीं पसंद है तो कहिए ना। कविता, बैंक गई थी तुम वो फिक्स डिपॉजिट के लिए? राजीव मुझे नहीं जाना, तुम जाओ ना। हेलो हेलो हेलो। कौन है ये जो बार बार फोन कर रहा है? मेरा आशिक। कविता, तुम इस कंपनी की एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ तो किया करो तुम। कर रही हो ना मैनेज घर को, बस। बाकी तुम तो कल को अगर मैं नहीं रहा तो? मैं जहर खा लूंगी। बताओ कौन सी पहनूं? ये ब्लू कि ये पिंक? पिंक। मुझे लगा तुम, लेकिन मुझको तो ब्लू ही सूट करती है। ये कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? अरे बोलो भाई, क्या बोल रहा है? मैं ढींगरा, अनीता का डैडी। अनीता, तुम ये स्कूल की नौकरी छोड़ दो। ये भी मेरी गलती है कि मुझे तान्या की क्लास टीचर बना दिया गया। अरे कभी ना कभी तो कविता तान्या की क्लास टीचर को मिलेगी। कभी ना कभी कविता को पता चलेगा। तो अपने डैडी से कहो मेरे घर फोन करना बंद करें। मेरी बात तो सुनते नहीं हो। तो मेरी कहां सुनते हैं वो? कहीं तो मुझे बोझ तो नहीं समझने लगे। देखो, साड़ी लाया हूं तुम्हारे लिए। मुझसे शादी कर लो। मेरी शादी हो चुकी है। तो तलाक ले लो। अनीता, मैं कविता को नहीं छोड़ सकता। उसे या उसके पैसों को? कहिए अनवर। भाभी जान का 2 बार फोन आ चुका है। उन्होंने आपसे घर पे फोन करने को कहा है। हाँ राजीव, पता। हाँ मिस्टर ढींगरा, देखिए आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आप बार बार घर में फोन मत कीजिए प्लीज। राजीव दफ्तर में है, आप उन्हीं से बात कीजिए वहां पर। ओके। 1 महीने से लगातार इस तरह के फोन आते रहे।
ऐसे फोन आने पर राजीव की परेशानी देख कविता को लगा कि शायद इसका वास्ता फाइनेंशियल क्राइसिस से है। इस बीच कंपनी के कागजात साइन करवाने मैनेजर सईद अनवर अक्सर घर आने लगे थे। अनवर भाई, इतने सारे पेपर्स, राजीव ने इन्हें पढ़ा तो है ना? भाभी जान, वो राजीव साहब तो पिछले 3 रोज से दफ्तर तशरीफ ही नहीं लाए। हेलो। हेलो कविता। अरे राजीव, तुम कहाँ हो? ऑफिस में। क्यों? लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हेलो मिस्टर ढींगरा, आपको जो भी बात करनी है आप घर आके बताइए। मेरी एक बेटी है। ओह, मैंने सोचा कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी ऑफिस में। वो ऋषि पब्लिक स्कूल में है। ओह रियली, व्हाट अ सरप्राइज। तानिया भी वहीं पढ़ती है। क्या नाम है आपकी बेटी का? अनीता, अनीता ढींगरा। अरे मम्मी, वो तो हमारी क्लास टीचर है, आपको तो पता ही है। और डैडी भी उनसे कई बार मिलने आते हैं। ओ राजीव, ये मिस्टर ढींगरा, वही जो फोन। हाँ, मुझे पता। कविता, तुम डैडी के लिए चाय बनाओ, मैं बात करता हूँ। डैडी, मैं कुछ मैं बाद में समझाता हूँ ना, प्लीज चाय बनाओ। तानिया बेटे, जाओ मामा के साथ जाओ। कुछ तो सोचा होता आपने। कविता को पता चल गया तो। शादीशुदा हो तुम, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करोगे तो। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, जाइए यहाँ से आप, प्लीज जाइए। कविता, कविता, मुझे कुछ बताना है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये साड़ी पहननी जरूरी थी। कविता, राजीव, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम तो अभी बहुत छोटी हो अनीता। देखो प्लीज, राजीव को छोड़ दो। शायद राजीव ने तुम्हें बताया होगा कि हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। शादी के 7 साल पहले फिर शादी, और अब हमारी शादी को 10 साल हो गए अनीता। हमारे 2 बच्चे हैं, एक छोटा आदित्य और तान्या, तान्या जिसकी तुम टीचर हो। सत्रह साल का प्यार आदत सा बन जाता है। राजीव को मेरी और मुझे राजीव की
आदत सी बन चुकी है। देखो अनीता, प्लीज राजीव को छोड़ दो। मैं खुद तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगी, तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी मैं। राजीव, राजीव, लेट्स गो, लेट्स गो। मम्मी, प्यास लगी है। आई बेटा, आई। मुझे देर हो गई क्योंकि क्यों राजीव, क्यों? ऐसी क्या कमी है मुझ में? क्या है उसमें जो तुम मुझसे मिलने पार्क्स में, होटल्स में जाते हो? कविता, मेरे और अनीता के बीच में सब खत्म हो चुका है। क्यों विश्वास कर लूं? बच्चों की खातिर। राजीव फिर झूठ बोल रहा था। अगले 3 महीने तक वो लगातार अनीता से मिलता रहा। इस सब से उसका बिजनेस चौपट होने लगा। राजीव ने अपनी जमीन जायदाद, यहां तक कि एक फैक्ट्री भी इस उम्मीद में बेच डाली कि उस पैसे से वो फिर अपना कारोबार जमा लेगा। इस सब से बेखबर कविता आंख मूंद कर कंपनी के पेपर्स पर साइन करती रही। हुजूर, पहले कलकत्ता और अब बंबई का कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है। यूं तो हमारे मजहब में 4 बीवियां रखना जायज है। कहना क्या चाहते हैं आप? पावक्त ख्याल आया कि काश आप मुसलमान होते तो शायद। तशरीफ ले जाइए। बेहतर है। राजीव, प्लीज फोन उठाना। हेलो, मैं अनीता का डैडी बोल रहा हूँ। राजीव कहाँ है? मिस्टर ढींगरा, क्या बात है? अनीता कल रात से घर से गायब है। राजीव को पता होगा कि वो कहाँ है। देखिए, यहाँ सिर्फ मेरे पति रहते हैं और वो नहीं है। तुम आज इतनी जल्दी दफ्तर क्यों जा रहे हो? बैंक में कुछ काम है। मैं भी साथ चलूंगी। तुम बैंक जाके क्या करोगे? मैं आज जाऊंगी। एनी प्रॉब्लम्स? तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं आता हूँ। मम्मी, पापा कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रहमानिर्रहीम। रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुन्नती फमन अरब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी फइन्नी अबाही बिकुमुल उम्र अला आलिहि इज़ाम व अस्हाबिहिल किराम अजमईन। खलील का लड़की अमीना, जिसका दिन मोहर 11,500 आपके दुकान में दिया गया, आपने कबूल किया ना? कबूल है। किया।